डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप मिश्रा। आज सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस जो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है उसका सलूशन देकर दिखाऊं कि आपको उसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही है, क्या गलत किए हैं आपने। पेपर बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, और इसमें जिन लोगों ने अभ्यास नहीं किया होगा थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सारे इस क्वेश्चंस को सलूशन दे रहा हूँ, आप एक एक करके मिला लीजिए। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूँगा। हालांकि मुझे एक्सरसाइज बी मिली हुई है, वो सीरीज नंबर बी मिला हुआ है, लेकिन उसके नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। हम सारे क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन समझाते जाएंगे। आप हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। हमने ढेर सारे और भी चैप्टर्स के वीडियो डाल रखे हैं, तो अभी मैं आपका सॉल्यूशन करता हूँ, आप उनको देखिए। आइए देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे या कौन सा सवाल सही होना चाहिए था, एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैंने पहले बताया कि मुझे जो सीरीज मिली है वो 20 सीरीज मिली है, लेकिन इसलिए मैंने नंबर नहीं लिखा, इसलिए नंबर नहीं लिखा कि आपको जो भी सीरीज मिली होगी ये सारे क्वेश्चन होंगे, तो उनको सॉल्यूशन कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन जो हमने लिख रखा है वो इनइक्वलिटी से है। पूछा गया है बी के किस मान के लिए ये समीकरण सत्य है। समीकरण देख लीजिए एक बार फिर से कि बी के किस मान के लिए समीकरण सत्य है। लिखा है बी स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, 8b है, 8b स्क्वायर नहीं, 8b इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9b प्लस 14। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, ये देखना होता है कि b की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि 8b को उस साइड लेकर जाएं, तो लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये वैल्यू जाके इसमें से माइनस हो जाएगी तो बनेगी b प्लस 14। अब आपको देखना है कि b की जगह पे कौन सी वैल्यू रखा जाए कि ये वैल्यू सेटिस्फाई बन जाए। अभी सपोज करिए कि अभी मैंने मान लो 14 लिखा, 4 लिखा, b की वैल्यू मैंने 4 अगर लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, और 4 अगर आप 14 में जोड़ोगे तो 14 4 18 हो जाएगा। ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी जबकि ये छोटी हो जाएगी। होना चाहिए था कि ये बड़ा होता और ये छोटा होता। इसका मतलब हुआ कि b की जो वैल्यू है वो 5 से अधिक होगा। देखो, अगर हम वैल्यू यहाँ 5 रखते हैं तो 5 की वैल्यू अगर रखेंगे तो ऐसे हो सकता है 5 स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 5 प्लस 14। तो आप देख रहे हो कि ये 25 हो रहा है और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 14 और 5 19 हो रहा है, तो ये जाके सही जा रहा। यानी कि जो b की वैल्यू है 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। इतने सारे विकल्प लिखे हैं, तो पहली बात ये देखो कि b की जो वैल्यू है वो 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। अब जरा छोटे में देख लिया जाए कि कम से कम क्या होना चाहिए, उस पर भी बात कर लिया जाए। कि सपोज करिए b की वैल्यू, अब मैं ये 2 लाइन यहाँ से हटा लेता हूँ। पहले हमको ये पता चल गया है कि जो b की वैल्यू है ये 5 या 5 से अधिक होना चाहिए, 5 या 5 से अधिक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये b की वैल्यू होनी चाहिए। अब जरा सा देखते हैं कि नेगेटिव नंबर से अगर हम लेते हैं तो हमें क्या कम से कम चाहिए। -4 अगर हम रखने की कोशिश करते हैं तो -4 यहाँ बनेगा प्लस 16 और -4 यहाँ रखेंगे। देखिए, अगर मैं -4 लेता हूँ तो -4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे -4 और प्लस 14, तो ये हो जाएगा 16 और ग्रेटर आर इक्वल टू 10। बिल्कुल सही है, यानी -4 सही है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या होने जा रहा, अगर सपोज करो मैं 3 रखता, -3, तो क्या बनता, -3 का स्क्वायर और ग्रेटर आर इक्वल टू -3 और प्लस 14, तो यहाँ बनता 9 और यहाँ क्या बनता 14 में से 3 घटाते तो 11। ये बात गलत चली जाती। यानी जो b की वैल्यू है वो -4, -5, -6, -7 इन सब पर सही है, लेकिन -4 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी b की वैल्यू जो है वो -4 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो b की वैल्यू यहाँ पर भी दिख रहा है कि b की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि b की वैल्यू अगर -4 से कम है, देखो b की वैल्यू -4 से कम होना चाहिए। कम, -4 से कम क्या हो सकता है, -5, -6, -7। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही जा रहा है कि b की वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और b की वैल्यू 4 या 4 से कम होना चाहिए, -4 या -4 से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही चला गया।
समय लगा, लेकिन समझिए इस बात को कि अगर ये बनता है आपका इनइक्वलिटी का सवाल बनता है तो आपको एक एक वैल्यू रखकर प्रूव करना पड़ता। हालांकि आप में ज़्यादा बात नहीं थी, सारे क्वेश्चन में 5 और 4 दो ही गिनतियाँ इस्तेमाल की गई थी, इसलिए 2 गिनतियों को रखना कोई बड़ा काम नहीं था। बहुत अच्छा सवाल था कि आपका क्वेश्चन नंबर, ये सवाल का आंसर 2 बन जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में चले अगर हम, तो अगला क्वेश्चन एक आयत बनाया गया है और आयत में पूछा गया है कि ABCD नाम का एक आयत है। मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ABCD एक आयत है, ABCD, और इसको मिलाया गया है। तो कहा गया है कि AB + AC = 5 AD, AB + AC = 5 AD। तो AD को अगर हम x मान लें, सपोज करो, तो इसका मतलब हुआ कि AB + AC = 5x। बहुत सही। अब दूसरा विकल्प लिखा हुआ है कि AC - AD = 8, AC - AD = 8 लिखा है, और AD की जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AC = x उधर चला जाएगा तो बन जाएगा x + 8। अब इसका मतलब हुआ कि अगर ये x है तो AC कितना हो जाएगा, x + 8। अब तो हम यहाँ से AC की वैल्यू जब हमको मिल गई तब हम लोग AB की वैल्यू भी निकाल ले जाएंगे। देखिए AB की वैल्यू भी निकाल ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं AB बराबर क्या हो सकता है, 5x माइनस AC उधर जाएगा, ये वैल्यू वहाँ जाएगी तो ऐसे हो जाएगी x + 8। तो हम घटाएंगे तो 5x - x - 8 यानी 4x - 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AB की वैल्यू हो जाएगी 4x - 8। अब आप बिल्कुल आराम से, अगर ये x है तो ये भी x है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उसका हमें एरिया बताने के लिए कहा गया, क्षेत्रफल बताइए। तो मैं तो अगर आप हमारे पिछली क्लासेस में देखे हो तो मैंने आपको कहा था कि पाइथागोरियन ट्रिक आप दिमाग में रखिए। पाइथागोरियन ट्रिक का मतलब क्या होता है कि लंब से 8 ज़्यादा होगा। ऐसा कब हो सकता है, जो कर्ण जो होगा वो लंब से 8 ज़्यादा हो सकता है। क्या आपको याद है, 5, 12, 13? देखो ये लंब हुआ अगर, तो इससे 8 ज़्यादा है ये, यानी 5 अगर ये होगा तो 13 ये होगा और 12 ये होगा। और अगर ऐसा होगा तो आप समीकरण के लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आराम से कह सकते हो कि ये 5 है, ये 13 है, ये 12 है, और एरिया अगर मुझे लगानी है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए। तो 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये आपका एरिया निकल गया। और नहीं तो अगर आपको मैंने तीनों वैल्यू निकाल कर दे दिया है, आप चाहें तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हल कर सकते हैं। वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 की वैल्यू इसमें रख देंगे और तब भी यही वैल्यू आ जाएगी आंसर आपकी। तो आपके पास सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छा था कि अगर आपको वह पाइथागोरियन ट्रिक आपको समझ में आता है, आपको कुछ गिनतियाँ याद हैं, तो बहुत आराम से बिना इतना मेहनत किए हुए बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, 60 आया हुआ, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ, मैं मिटा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 1:4 तथा उनके व्यास का अनुपात दिया है 4:5, तो उनके आयतन का अनुपात बताओ। शंकुओं का आयतन ऊंचाई दिया हुआ, आपको पता है शंकुओं का ऊंचाई क्षेत्रफल क्या होता है, 1/3 πr²h। अब देखिए अगर हम 2 शंकु ऐसे बना ले, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो इसकी ऊंचाई जो है 1 और 4 के रेशियो में है, और इनके व्यास का अनुपात, ध्यान रखिएगा जो व्यास का अनुपात होगा वही उनकी त्रिज्या का भी अनुपात होगा। तो 4:5 है, तो इसको मैं 4 मान ले रहा हूँ, इसको मैं 5 मान ले रहा हूँ। अब जरा इनके आयतन का अनुपात निकालो, 1/3 πr² यानी 4² × 1, और अनुपात लगा देते हैं 1/3 π 5² × 4। तो आप देख सकते हैं 1/3 π दोनों का कैंसिल हो गया, 4 चौके 16 अनुपात 1 यानी 16 1 16, और 5 × 5 = 25 चौके 100। आप इसे छोटा कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, और आपका ये रेशियो बन गया 4:25। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिना कुछ लगाए आंसर आने वाला था। तो अच्छा होगा, आपने सही किया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, 4:25 आपका उत्तर आया हुआ है, आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा।
प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य कौन कौन संख्या है? प्रथम 9 है, देखा जाए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 संख्याएं आपके सामने आ गई। इन्हीं 9 संख्याओं का औसत निकालना है, यानी हम करेंगे क्या, इन सबको जोड़ करके और 9 से भाग देंगे। आइए जोड़ा जाए तो 3, 9, 12, 7, 19, 19, 3, 22, 1, 23, 7, 30, 5, 35, 3, 38, 2, 40, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 100 आ गया। अब 9 संख्याएं कितनी हैं? 9। आप भाग देंगे तो 11 सही 1/9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9। अगला एग्जाम्पल है, आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि गिवन है पहले से कि √2916 की वैल्यू दे रखी है 54, तो बतानी थी आपको √29.16 √0.2916 प्लस √0.002916 प्लस 0.00002916। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको कुछ भी वर्गमूल बिल्कुल नहीं निकालना है, ये जो दिया हुआ है इसी के आधार पर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। देखिए इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये आप पेयर बना सकते हैं तो आप देख सकते हो इन 2 संख्याओं के लिए 5 लिखा गया है, इन 2 संख्याओं के लिए 4 लिखा गया है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5.4 लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.54 लिख सकते हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.054 लिख सकते हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.0054 लिख सकते हैं। बस अब यही आपको जोड़ लेना है। चलो जोड़ा जाए तो पहले तो हम लोग 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 और 4 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0, 5 और 4 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0, 0, 5 और 4 9 हो जाएगा। उसके बाद डेसिमल लग जाएगा आपका, उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.994, 5.9994। ये आपका आंसर बन जाएगा। जो भी विकल्प हो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 संख्याओं का योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या बता दीजिए। देखिए कितना सिंपल, मतलब रेशियो का इतना बढ़िया सवाल है ये। उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। देखिए हम मान लेते हैं पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तो पहली और दूसरी का रेशियो दिया है 2:3 और दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया है 5:8। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 5 दूना में 10, 5 तिया में 15 और 3 8 में 24। तो ये रेशियो आ गया संख्याओं का। अब कह रहे हैं इनका योग 98 है, तो इनको जोड़ लेता हूँ। जोड़ लीजिए x लगा करके और ये लिख दीजिए 98। जरा जोड़ते हैं, 4 5 9, 1 2 3 1 4, 49x, 49x बराबर 98। तो x बराबर आ गया 2। अब हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या बताओ। देखिए दूसरी संख्या क्या है, 15x है। अगर दूसरी संख्या 15x है तो कितना आंसर आना चाहिए, 30। ये आपका उत्तर आ गया 30। तो अच्छा होगा, बहुत आराम से आपने देखा होगा, एक ऑप्शन में जरूर 30 होगा। देख लीजिएगा, मेरे हाथ में इसमें पेपर नहीं है, बच्चों ने क्वेश्चन भेजा था तो उसको मैंने लिख लिया है क्वेश्चन। अब आप देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत समषट्भुज का परिमाप क्या होगा। एक सर्किल ले लिया जाए जिसकी त्रिज्या को r कहा गया है। देखिए अगर हम समषट्भुज में बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनेगा। अब इसे आप मिला दीजिए, आप देख रहे हैं कि समषट्भुज आपके सामने है। तो अगर ये r है तो आपको पता है ये भी r होगा और ये भी r होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 6 केंद्र पर कुल 6 कोण बन रहे हैं और एक कोण 60 डिग्री का होगा। ये दोनों बराबर है इसलिए ये भी दोनों बराबर होंगे। ये समबाहु त्रिभुज होता है, हमेशा से समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये r है तो ये भी r होगा, 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 ये भी r होगा। इस तरह से परिमाप की बात करें तो आपका परिमाप 6r होगा। निश्चित रूप से आपने सही किया होगा। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। कह रहा त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है। त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, आपको पता होगा। त्रिभुज के कुल 4 केंद्र होते हैं, अंतः केंद्र,
परिकेंद्र, केंद्र और लंब केंद्र, 4 केंद्रों में से आप बताइए कि अंतः केंद्र कैसे सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए ट्रायंगल जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंतः कोण का समद्विभाजक जहाँ मिलता है, देखिए ये एंगल बाइसेक्टर, इस जगह पे अंतः केंद्र बनता है। यानी कोण के समद्विभाजक द्वारा हम अंतः केंद्र की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोण का समद्विभाजक जहाँ मिलता है वहीं अंतः केंद्र बनता है। तो कोणों के समद्विभाजक से बनेगा, आप विकल्प देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, केवल लिखा हुआ था 1001 का क्यूब करिए। क्यूब करना है, सिंपली क्यूब करना है। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 100, 300, फिर 300 और 1 मिला लीजिएगा, ये आपका क्यूब आएगा 100, 300, 300, 1। और इस तरह से आप इस संख्या का देख सकते हैं कि क्यूब क्या होगा। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अभी तो कई सारे क्वेश्चन बाकी हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या मतलब x का, किसी संख्या का 20% 120 है। तो कह रहे हैं उस संख्या का 120% क्या होगा। तो पहले वो संख्या तो मिल जाए, x बराबर क्या होगा 120 गुणा 100/20। ये संख्या हमारे सामने आ गई, यही वो संख्या थी। अब इस संख्या का हमें 120 बताना है तो परसेंट, तो हम क्या करेंगे 120/100। तो आप बहुत आराम से इसको काट सकते हैं, 20 छक्का 120 कर देंगे और 12 छक्के 72, 720। तो आपके ये क्वेश्चन बड़े आराम से हल हो जाएगा। 720 आपका कहीं विकल्प होगा, देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन को लेकर मैं आ गया, जो बाकी जितने मैंने किया उसको आप मिला लीजिए। फिर देखिए आगे कुछ और क्वेश्चन मैंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। बताइए, इतने ढेर सारे भिन्न दिए जाएँ तो इसमें छोटी भिन्न कैसे बताया जा सकता है। अगर आप मेरी क्लास में कभी बैठे हो तो आप जानते होंगे कि मैंने बताया था कि इसका डेसिमल बना दो। आप डेसिमल बना दो कि बहुत जल्दी से हो जाएगा। देखो डेसिमल बनाने का तरीका क्या है कि जैसे मान लो ये हम डेसिमल लगाए, हम 6 में 11 से भाग दे रहे हैं, तो जैसे डेसिमल लगाते तो 60 बन जाता है। तो आप क्या करोगे 11 × 5 = 55, फिर 5 बजेगा 50 हो जाएगा, फिर 11 × 4 = 44, यानी आप देख रहे हो 0.54 आ गया आंसर। ऐसे ही अगर आप इसमें डेसिमल बनाओगे, जैसे डेसिमल लगाते हो 130 हो जाता है। 18 का पढ़ा पढ़ो, 18 7 126, यानी डेसिमल 7 तक पहुंच गया। हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमसे छोटी भिन्न पूछा गया। अगला सवाल पर चले तो ये 150 हो गया। 22 से करेंगे आप अगर भागा तो 8 दूसरा 7 बार जा रहा है, इसको 7 14, 7 14 नहीं 6 बार जा रहा है। देखिए 22 छक्के 132, जी हाँ 22 छक्के 132 जा रहा, तो 0.5 आ रही है। तो अभी तक यही छोटी बनी हुई है, ये 6 के राउंड में जा रही है, लेना नहीं है। यहाँ पे चले तो कितना जा रहा है 19, 190। 190 में अगर आप 36 से भाग देते हैं तो कई बार जाएगा, एक भाग देकर देख लीजिए। 36 से भाग देते हैं तो 5 छक्के 30, 3 18, 180 और 0 आपका बन गया आपका 100। 36 दूना 72, बिल्कुल ये सबसे छोटी भिन्न आपके सामने आ गई। 0.52 आ रहा, और ये तो बहुत जा रहा है 0.8 जा रहा। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी भिन्न आपकी 19/36 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 0.5 में केवल 2 भिन्न मिले हमको, एक तो पहला मिला, एक तो ये मिला, लेकिन ये 5-4 था, ये 5-2 था, इसलिए हमारा उत्तर बन गया 19/36। तो डेसिमल बनाना आपके लिए आसान पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते आगे। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दें कि क्षेत्रफल समान रहे। अगर आपको फार्मूला पसंद है तो फार्मूला इसके लिए होता है x/100 + x × 100। इस फार्मूले में आप वैल्यू रख दोगे तो तुरंत उत्तर बन जाएगा। देखिए x की जगह पे आप 25 लिख दोगे तो 25/125 × 100, और आप देखेंगे तो काटेंगे तो आ जाएगा 20%। यानी अगर उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। हालांकि इसको मैं जहाँ तक बताता हूँ ऐसे करता हूँ कि कोई चीज़ 100 है वो बढ़कर 125 हो गई है, अब इसे फिर से वापस आना है 100 की तरफ, यानी 25 हमें कम करना पड़ेगा। किसमें से कम करना पड़ेगा? 125 में से, यानी 25/125 × 100। अगर इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 20%। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को 20% कम करना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्रफल समान रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास आया हुआ भिन्न का सवाल है। लिखा है 1.27। 1.27 0.27 पर बार लगा हुआ है और पूछा गया है कि इसका भिन्न में इसका आंसर क्या होगा। 1.27 पर बार लगा हुआ है।
क्या आपको याद आ रहा है कि बार का क्वेश्चन कैसे करते हैं? एक तो छोड़ दीजिए आप, एक को यहाँ पर एक और प्लस, इसको आप लिख सकते हो 0.27 का बटा, अगर आप 99 कर दीजिए तो दशमलव चला जाता है 99। कैसे होता है? डेसिमल की एक प्रक्रिया है, आप कभी फुर्सत में हम बताएंगे आपको, या फिर हमारे पुराने वीडियो में होगा तो देखिएगा कि जितने संख्याओं पर बार लगा होता है उतनी बार 9 से हम भाग देते हैं और तब उसे छोटा कर सकते हैं। 9 तियाँ 27 और 9 से काट देंगे तो 11, 1 में 11 और 3 14/11 आपका आंसर आ जाता है। 14/11 आपका विकल्प होगा, देख लीजिएगा कहीं पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, कोई मान लीजिए आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपया था, तो 15 वर्ष के लिए अगर हम इसको जमा कर दें तो ये 2 रुपया बन जाएगा। अच्छा, अगर हम ना निकालें तो अगले 15 वर्ष में ये 4 रुपया दुगना बन जाएगा। अगर हम फिर भी ना निकालें तो अगले 15 साल में इसका दुगना यानी 8 रुपया बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि 1 रुपया 8 रुपया बन गया, 8 गुना हो गया। और कितने साल लग गए आपके? 45 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि 45 वर्ष में कोई धन अगर 5 साल में 15 साल में 2 गुना हो जाता है तो 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से लगा के देखेंगे तो मैं लगा देता हूँ, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर 45 आ गया है। आप देखिए 1 + r/100, अगर कोई वैल्यू p है और ये 15 वर्ष में 2p बन जाता, तो हम अगर दोनों p को डिलीट कर दें यहाँ से, उसके बाद हमको चूंकि 8 गुना करना है, 8 गुना करने के लिए मुझे क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 + r/100 और यहाँ बन जाएगा 15 तिया में 45 और यहाँ बनेगा 8। और अब हम फिर से p लगा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा धन 8 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 45 वर्षों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लिखा हुआ है कि a⁻x, मिटा देता हूँ, लिखा है कि a⁻x बराबर b⁻y बराबर c⁻z, और ये भी बताया गया है कि b² बराबर ac। तो बताना है y की वैल्यू क्या है। अच्छा, आप जानते हैं अगर कोई वैल्यू 3 बार बराबर हो जाए तो क्या हम बराबर k कह सकते हैं? अगर हम बराबर k कह सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर k⁻1/x, b बराबर k⁻1/y और c बराबर k⁻1/z। अब इस वाली वैल्यू में हम वैल्यू रख देंगे। लिखा है b² बराबर ac, तो b² का मतलब b² की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? अगर हम इसको b² कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा? आ जाएगा, देखिए हम इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं, b² बराबर ac में वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा k⁻2/y, क्योंकि स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2/y बन जाएगा, और यहाँ पर बनेगा k⁻1/x और गुणा k⁻1/z। अब देखिए आपका जो आधार बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2/y बराबर होगा 1/x + 1/z। इसको जब हल करेंगे तो बनेगा 2/y बराबर z + x/xz। और बताइए अब y की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 2xz/z + x। ये आपका आंसर बन जाएगा। आप कह सकते हो देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन बिल्कुल बड़ा नहीं है। आप कोई किताब देखोगे तो उसके एग्जाम्पल में दिख जाएगा आपको। मैं किताब का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन देखिए कितने आराम से ये आराम से सोल्यूशन हो जाता है। के की वैल्यू मान लिया जाए तो वैल्यू बस घटाते चले जाइए, काटते चले जाइए, आराम से वैल्यू आ जाती है। तो आपका आंसर ये आ गया। जो भी विकल्प होगा 1 2 3 4 में से आप देख लीजिएगा, 2z/z + x आपका आंसर आया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गुणनखंड करना है। वाह, गुणनखंड दिया गया है। लिखा है कि x² - y² - 9z² और +6yz। तो कहा गया इसका गुणनखंड बता दो, फैक्टराइजेशन कर दो आप। अच्छा, ज़रा सोचिए कि अगर हम यहाँ से एक ब्रैकेट बना दें ऐसे, तो क्या इसके सिंबल बदल जाएंगे? ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। और अगर बन जाएगा तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? x² - अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर हम 3z का होल स्क्वायर समझे, 3z का होल स्क्वायर, तो बन रहा है a² + b² और -2ab बन रहा है। बन रहा है, यानी कि ये बन रहा है y - 3z का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, y - 3z का ये होल स्क्वायर बन रहा है। अब बताइए ये फार्मूला a² - b² बना। a² - b² को हम एक बार a + b एक बार a - b लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो एक बार a + b लिखेंगे, एक बार a - b लिखेंगे, यानी x
x प्लस वाई माइनस 3z एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस वाई और प्लस 3z। देखिए एक बार हमने प्लस में रख दिया, एक बार हमने माइनस में रख दिया, तो ये विकल्प जहाँ भी होगा आप देख लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। एक सवाल है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ए और बी हैं, तो समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कितनी लंबाई होगी। आप देखिए ये जरा ऐसे कोई सवाल है, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और इनके मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं ऐसे, तो पूछा गया है इसकी लंबाई क्या होगी। मैं बताऊं इसकी लंबाई क्या होगी, इन दोनों के एवरेज के बराबर होती है। आप इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं a प्लस बी अपान 2 और ये आपका आंसर बन जाएगा। कैसे होगा, थ्योरम से प्रूव किया जाएगा, लेकिन अभी तब तक के लिए आप a प्लस बी बाई 2 समझ लीजिए। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। देखिए 6 छात्र रखे थे हैं और उनकी माध्यिका निकालना है हमको। देखिए माध्यिका कैसे निकलेगा। माध्यिका के लिए आप जानते होंगे कि पहले आंकड़े को आरोही अथवा अवरोही क्रम में सेट किया जाता है। तो पहले तो मैं संख्याएं लिख दे रहा हूँ, 13, 14, 18, 16, 19 और 12। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 19। 1 2 3 4 5 6। आपको पता होगा माध्यिका तो यहीं कहीं होगी। अब इन्हीं दोनों संख्याओं की माध्यिका निकाली जाएगी, यानी कि 14 प्लस 16 बटा 2 यानी 30 बटा 2, यानी कितना आंसर आया आपका 15। माध्यिका कितनी आ गई, 15 आ गई। अब एक सवाल है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों का संबंध बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का, आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के तीनों मापों का संबंध बताया गया है। तो आपको बताऊं इसका संबंध होता है 3 माध्यिका बराबर माध्य प्लस 2 बहुलक। आप इनका देखेंगे, अगर इन तीनों माध्य माध्यिका बहुलक तीनों अगर निकाले गए हों तो तीनों का संबंध आपका होता है 3 माध्यिका बराबर होता है माध्य प्लस 2 बहुलक, यानी एक माध्य में 2 बहुलक जोड़ा जाए तो 3 माध्यिका के बराबर हो जाता है। आप इसको देख लीजिएगा, कोई न कोई विकल्प मैच करेगा। अगला क्वेश्चन आपका, विक्रय मूल्य पर 20% हानि है तो क्रय मूल्य पर कितने % हानि होगा। विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हुई है, जरा देखा जाए। अगर हम इसको क्रय मूल्य समझें, इसको विक्रय मूल्य समझें, इसको और इसको हानि समझ लें, तो इसका सपोज करिए कि कोई वस्तु 100 रुपये में बेची गई होगी और हानि 20% हुआ है, विक्रय मूल्य पर हुआ है, यानी कि 100 का 20% हानि हुआ होगा, यानी 20 रुपये घाटा हुआ होगा। अब बताइए आपकी अगर किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का घाटा हो रहा है, इसका मतलब वो वस्तु कितने की रही होगी, तो क्रय मूल्य आपका मिल जाएगा 120। अब जरा बताइए कि 120 रुपया क्रय मूल्य पर 20 रुपये का घाटा हो रहा है। 120 रुपये क्रय मूल्य पर 20 रुपये का घाटा हो रहा है, इसका मतलब कितने % घाटा हो गया, 20 बटा 120 गुणा 100, यानी आप काट देंगे 20 छक्का 120 और छोटा कर देंगे तो आ जाएगा 50 बटा 3%, यानी 16 सही 2 बटा 3% आ जाएगा। कोई न कोई ऑप्शन होगा, आप देख लीजिएगा। अब ये तो हो गए मैथ, इतने सारे मैथ थे, कुछ रीजनिंग के भी सवाल आए हैं 4-5, उनको भी हम देख लेते हैं एक एक करके। आइए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, जो अभी तक हम लोगों ने मैथ के क्वेश्चन देखे, तो मैथ में कुछ क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन रहे होंगे मैथ के। अब कुछ रीजनिंग के सवाल आए हुए, एक एक करके इनको भी देख लिया जाए तो आपका ये पोर्शन दोनों हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। तो ऐसे जैसे कहता जाए तैसे चित्र बनाते रहते हैं। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बहन का मतलब मान लो निगेटिव है, यानी कि फीमेल को निगेटिव और बी को पॉजिटिव, यानी कि मेल को पॉजिटिव और फीमेल को निगेटिव। अपना अपना तरीका है, कोई कहने की जरूरत नहीं है कौन कैसा बनाता, बस बहन है, दोनों सेम पैरेलल में आते हैं। तो ए अगर बी की बहन है और कह रहा सी बी की माँ है, तो माँ है तो ऊपर होगी, सी है, जी हाँ माँ है तो निगेटिव भी होगी। फिर कह रहा डी सी का पिता है, डी जो है इसका भी पिता है, सोचो ये रहा डी पिता है, और ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, डी की माँ, बाप रे कितना ऊपर जाएंगे भैया। एक बार फिर से देख लिया जाए, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है। तो पूछा गया है ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। भाई ये दोनों भाई बहन हो जो भी होंगे तो इनकी माँ है ये, अगर इनकी माँ है तो इनकी भी माँ हो गई, और माँ के पिताजी है डी, यानी कि नाना हो गए। अगर डी जो है ए का नाना है तो ए जो है क्या हो जाएगी, इनकी पौत्री हो जाएगी, पौत्री। तो आपका बन जाएगा आंसर
पौत्री। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि डी ए से कैसे संबंधित है तो आपका उत्तर बन जाता नाना है वो। लेकिन अगर पूछा गया ए डी से कैसे संबंधित है तो आप कहोगे पौत्री है, तो आप पौत्री देख लीजिएगा ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला विकल्प देखिए बड़ा मजेदार है, लिखा है एम के 169/121। तो बताइए जे एच क्या होगा। एम फॉर 13, ABCD का नंबर है भाई। एम मतलब 13, 13 का स्क्वायर दिख रहा, और के मतलब 11, 11 का स्क्वायर दिख रहा। आपको क्या करना चाहिए, जे और ए से लिखा है तो जे का मतलब क्या होता है, जे 10 और एच क्या है 8, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और ये आपका उत्तर हो जाएगा 100/64। एक क्वेश्चन आया है वहाँ से दिशा संबंधी क्वेश्चन से। तो दिशा में आप देखोगे तो लिखा है कि राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व गया। आओ चलो, ये राहुल है, यहाँ से 40 किलोमीटर पूर्व गया, 40 किलोमीटर पूर्व गया, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर गया। चलो उत्तर की तरफ चलते, 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और फिर 20 किलोमीटर चलता है। आइए वापस चलते यहाँ पर, यहाँ पे आ गया, फिर 20 किलोमीटर आ गया। अब बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसे बना लेना चाहिए, एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। बताओ ये पूरा 40 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये रहा, और 90 डिग्री तो यह भाई है। अगर आप पाइथागोरस के पास जाओगे तो 20-20 अगर दोनों भुजाएं हैं तो कितना हो जाएगा 20√2 किलोमीटर। तो आपका आंसर बन जाएगा 20√2 किलोमीटर दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है कि 256 बराबर यू आर गुड, 637 बराबर बी आर बैड। पूछा गया था 358 बराबर गुड एंड बैड, तो एंड की वैल्यू क्या है, यानी एंड के लिए कौन सी गिनती इस्तेमाल की गई। तो अभी देखो क्या करते हैं हम लोग, काट लेते हैं इसको। अगर इन दोनों को ऊपर वाले को देखें तो आर आर बराबर जा रहा है, और इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या बराबर दिख रहा है, आर आर बराबर है 2 5 6 6 6 बराबर दिख रहा है। तो 6 6 कट गया आपका, आर आर कट गया आपका। इसका मतलब हुआ कि यू और गुड के लिए 2 और 5 है, और बी और बैड के लिए 3 और 7। यहाँ पर क्वेश्चन है गुड और बैड। देखो गुड और बैड में आपके सामने दिखा गुड और बैड, गुड यहाँ है, बैड यहाँ पर है, यानी जो गिनती इन दोनों में नहीं होगी वही गिनती यहाँ पर मायने रखेगी। आप बताओ 3 भी यहाँ पर दिख रहा और यहाँ 5 भी दिख रहा, तो 3 5 तो हो नहीं सकता। अभी 8 बचा हुआ आपके लिए, तो यानी एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया था एंड को क्या डिनोट किया गया है, तो एंड की वैल्यू 8 डिनोट किया गया। और एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, FORGE फोर्ज को ऐसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया होगा, F बराबर ठीक है OPRTGJET। देखो कहीं ऐसा तो नहीं है, इसमें देखो 0 जोड़ा गया, इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, तब ना बना। देखो ये क्या है, इसमें क्या है, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपका कि 0 में 0 जोड़ा गया, 0 ही है। O में 1 जोड़ा गया तो P बन गया, R में 2 जोड़ा गया तो T बन गया, G में 3 जोड़ा गया तो J बन गया, और E में 4 जोड़ा गया तो I बन गया। तो यहाँ अगर जोड़ा जाए तो इसे हम जोड़ेंगे 0 और 1 2 3 4 5 6 जोड़ेंगे। तो चलो पहला वैल्यू हमारा C आएगा, ठीक है। U में 1 मिलाओ भैया, B हो जाएगा, बहुत अच्छे। L माने L में 2 मिलाओ भैया तो क्या हो जाएगा, L MN 11 2 13 12 2 14 हो जाएगा, N हो जाएगा। ये L 12 है ना, 12 में 2 मिलाए 14। P मतलब 16, 16 में 3 मिलाओगे 19 हो जाएगा। R 18, 18 4 22 हो जाएगा। I मतलब 9 होता है, I 9 9 5 14, फिर N हो जाएगा। और T का मतलब 20 होता है, 20 में 6 मिलाओगे तो Z बन जाएगा। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा कि ये वैल्यू आ जाएगी आपका कोडिंग डिकोडिंग का। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने आपके क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया। थोड़ा जल्दी हो गया या फिर कब कम दिख रहा, ज़्यादा दिख रहा, वो देख लीजिएगा, लेकिन आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, बस ईश्वर की कृपा है आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हम फिर मिलेंगे अपने वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।